Hello everyone. In this video we'll discuss models of teaching. जो ये models of teaching हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। फिर इनके कुछ एलिमेंट्स हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के हर एक के अपने एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, सारा का सारा देखेंगे इसमें वन बाय वन। चलिए देखते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये जो है पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। पर्सपेक्टिव मतलब आदेशात्मक कह लीजिए, निर्देशात्मक कह लीजिए, जो एक तरह से नियम के अनुसार जो चीजें चलती हैं, मतलब टीचिंग को नियमानुसार चलाने के लिए ये स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। ठीक है। व्हेन ए टीचर सेट्स गोल and adopts a particular strategy in order to achieve educational objectives, here it can be said that teacher is using model approach. जब भी कोई टीचर अपने कोई गोल्स सेट करता है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब एक तरह से उन्हें प्राप्त करने के लिए जब वो कोई भी मतलब स्ट्रेटेजी लेके चलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉडल अप्रोच को यूज कर रहा है। दैट मीन्स टीचिंग मॉडल क्या हुआ कि कुछ गोल्स सेट होते हैं या किए जाते हैं टीचर के द्वारा, और उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं वो स्ट्रेटेजीज कहलाती हैं आपके टीचिंग मॉडल। अब देखिए इसमें कैसे इसको डिफाइन कर रखा है। मॉडल अप्रोच टू टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय जॉयस ब्रूस एंड वेल 1972। ये टीचिंग मॉडल के बारे में ही पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। जॉयस ब्रूस और वेल ने 1972 में इनको डेवलप किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग सीक्स टू सिस्टमेटिकली एक्सपोज द इंटेंशन अमंग एजुकेशनल पर्पसेस, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, पर्टिकुलर डिजाइंस एंड मटेरियल्स। मतलब इन सब चीजों के अंदर जो है, जो टीचिंग मॉडल्स हैं, वो क्या देखते हैं? They seek systematically expose the interaction, कि इंट्रैक्शन जो है वो किस ढंग से हो रही है इन एजुकेशनल पर्पसेस के अंदर, या आपके पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज के अंदर, या कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन या मटेरियल है, मतलब उसमें किस तरह से इंट्रैक्शन हो रही है लर्नर और जो एक तरह से टीचर है उसके बीच में क्या इंट्रैक्शन मतलब हो रही है, किस तरह से वो काम चल रहा है, वो सब देखना टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आता है, टीचिंग मॉडल्स में आता है। आगे इसमें कहा है ए टीचिंग मॉडल कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर टीचिंग। ये एक टीचिंग के ब्लूप्रिंट की तरह इसको मान सकते हो आप टीचिंग मॉडल को। ठीक है। दे डिफर फ्रॉम जनरल अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इन दैट दे आर डिजाइन्ड टू रियलाइज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो जनरल अप्रोच होती है टीचिंग की, उनसे अलग होते हैं। और किस मामले में अलग होते हैं? क्योंकि इनको कुछ जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कुछ खास इंस्ट्रक्शन देने वाले ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही इन्हें बनाया गया है, यानी कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। ये जनरल अप्रोचेस से इस तरह से अलग होती है। जनरल अप्रोच जो है वो हर जगह पे अपनाई जा सकती है, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में अपनाई जा सकती हैं, लेकिन ये हर फील्ड और हर सब्जेक्ट में नहीं अपनाए जा सकते पर्टिकुलरली। जनरल अप्रोचेस ऑफ टीचिंग आर कंसीडर्ड टू बी अप्लाइड टू ऑल टीचिंग सिचुएशंस। ये आ गई ना वही बात। जो जनरल अप्रोचेस हैं वो हर टीचिंग सिचुएशन में उनको लागू किया जा सकता है। हाउएवर मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशंस। ये सभी सिचुएशंस में लागू नहीं होते हैं। दे आर रादर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू रियलाइज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल्स। ये पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। दो बार आ चुकी है ये बात। पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज यानी आदेशात्मक टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं ये, और इनका उद्देश्य क्या होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल्स प्राप्त करने होते हैं। ईच मॉडल ऑफ टीचिंग इज डेवलप्ड इन इट्स थ्योरेटिकल टर्म्स। Its specific procedures are presented in detail, which are more practically oriented to teachers. Teacher oriented होते हैं, practical तरीके से देखा जाए तो,
और जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो डिटेल में दिया जाता है, भाई किस तरह से क्या इसमें होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो सारी चीजें डिटेल में इसमें दी जाती हैं। ए मॉडल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू जोयस एंड वेल 1980 1978 में इन्होंने किया था और 1980 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इसकी मॉडल ऑफ टीचिंग की। क्या कि मॉडल ऑफ टीचिंग इज ए प्लान और पैटर्न ऑफ टीचिंग दैट कैन बी यूज्ड टू शेप करिकुला। जो करिकुलम है, जो मतलब पूरा का पूरा भाई क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उस चीज को शेप करने के लिए ये एक प्लान होता है या एक पैटर्न होता है। ठीक है। दूसरा क्या करने के लिए, टू डिजाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, भाई किस तरह की इंस्ट्रक्शंस टीचर ने देनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या करवाना है, तो वो सारी चीजें भी वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिजाइन करने के लिए भी इस पैटर्न या प्लान को फॉलो किया जाता है। फिर है टू गाइड इंस्ट्रक्शंस इन क्लासरूम, जब ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार हो जाता है तो इंस्ट्रक्शंस देना, फिर क्लास में किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देनी है, एंड अदर सेटिंग्स, और दूसरी सेटिंग्स को किस तरह से देखना है, जैसे सीटिंग प्लान हो गया या आपकी बोर्ड के ऊपर लाइट का सिस्टम हो गया, जो भी मतलब सारी चीजें वो डिटेल में इसमें दी जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लान या पैटर्न होता है टीचिंग का। दीज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एम्पिरिकल वर्क। एम्पिरिकल होता है जो आपका प्रयोग सिद्ध, ठीक है, यानी जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो ऐसे काम के लिए ये प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, प्रयोग सिद्ध वर्क पे बेस्ड होता है, थियरीज ऑफ लर्निंग पे बेस्ड होता है, एंड स्पेक्युलेशंस अबाउट द मीनिंग ऑफ थियरीज, और जो स्पेक्युलेशन होता है, जो चिंतन होता है किसके बारे में, थियरीज के मीनिंग के बारे में, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और इसके अलावा ये रिसर्चेस जो होती हैं, जो दूसरे लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च की होती है, उन चीजों के ऊपर टीचिंग मॉडल जो है वो बेस्ड होता है। तो टीचिंग मॉडल बेस्ड होता है किस किस पे, प्रैक्टिस पे, प्रयोग सिद्ध काम पे, लर्निंग की थियरीज पे, जो स्पेकुलेशंस होती हैं थियरीज की उनके ऊपर, और रिसर्चेस के ऊपर। स्पेकुलेशन यानी जो चिंतन किया जाता है इनके ऊपर, थियरीज के ऊपर, थियरीज के मीनिंग के ऊपर। अब है अकॉर्डिंग टू सेंसेनवाल एंड सिंह 1990 1980 में ये डेफिनेशन आई, 1990 में 10 साल के बाद ये डेफिनेशन है सेंसल एंड सिंह की। क्या है, ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ ब्लूप्रिंट वेयर थियरी बेस्ड वेल सीक्वेंस्ड replicable steps are given for the creation of certain instructional effect in learners। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जहां पर जो थियरी बेस्ड वेल सीक्वेंस्ड रेप्लिकेबल स्टेप्स हो गए, मतलब फॉलो करने लायक, अनुकरणीय कह सकते हो आप। रेप्लिकेबल होते हैं जो मतलब जिनको फॉलो किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं, किसके लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट इन लर्नर्स। लर्नर्स के अंदर इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट क्रिएट करने होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट जो होते हैं, जो क्रिएट किए जाते हैं कुछ विशिष्ट, वो ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है दूसरों के द्वारा भी। यानी एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि भाई लर्नर के अंदर जो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स उसके फायदे के लिए, अच्छे के लिए, मतलब जिनको दूसरे भी फॉलो कर सकें, ऐसे जो स्टेप्स उठाए जाते हैं जिससे इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट लर्नर के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है मॉडल ऑफ टीचिंग हैज specified a learning outcome in observable terms। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है हैज स्पेसिफाइड ए लर्निंग आउटकम, उसने क्या किया है, स्पेसिफाई किया है लर्निंग आउटकम को इन ऑब्जर्वेबल टर्म्स, मतलब ऐसे टर्म्स में जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से जिनको देखा जा सकता है, ठीक है। व्हाट द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म आफ्टर
completing an instructional sequence is specified in detail. कोई भी स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म करेगा जब वो इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, जो इससे पहले पॉइंट में हमने कहा था ना कि कुछ इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं स्टूडेंट के अंदर, तो जब वो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स की जो सीक्वेंस चलती है जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर वो स्टूडेंट किस तरह से बिहेव करेगा, ये चीज पूरी तरह से स्पेसिफाई की गई है डिटेल में, यानी उसको डिटेल्ड वे में लिखा गया है, वो हर स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। ए मॉडल स्पेसिफाइज द क्राइटेरियन ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। मॉडल क्या करता है, स्पेसिफाई करता है किसके क्राइटेरिया को, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया को, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, जिसकी उम्मीद की जाती है स्टूडेंट्स से। यानी एक ऐसा क्राइटेरिया परफॉर्मेंस का, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया इसमें मॉडल में स्पेसिफाई किया जाता है और उस परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है विद्यार्थियों से। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थी उसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देंगे। द मॉडल ऑफ टीचिंग डेलिब्रेट द बिहेवियरल आउटकम। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो क्या करता है, वो डेलिब्रेट कर देता है, मतलब थोड़ा सा यू कैन से सॉफ्टन कर देता है बिहेवियरल जो आउटकम होता है, जो व्यवहारिक एक तरह से आउटकम हमारे सामने आता है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड डेलिब्रेट हो जाता है, which the learner would demonstrate after completing specific instructional sequence। जिसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कौन, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट करेगा। कब डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जब ये इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, जो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट स्टूडेंट में क्रिएट किए गए हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे, जब वो सीक्वेंस पूरी हो जाएगी, तो जो स्टूडेंट का बिहेवियरल आउटकम होगा ना वो थोड़ा सा डेलिब्रेट हो जाएगा, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा वो। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ मॉडल टीचिंग। मॉडल टीचिंग के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसके पांच ही एलिमेंट्स होते हैं मेरे ख्याल से, 5 एलिमेंट्स होते हैं, बाकी देखते हैं। फर्स्ट है फोकस, सेकंड है सिंटेक्स या स्ट्रक्चर, थर्ड है प्रिंसिपल्स और ऑफ रिएक्शन, मतलब किस तरह का रिएक्शन बच्चा देगा, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। फिर है सोशल सिस्टम और फिफ्थ है सपोर्ट सिस्टम, एक सिक्स्थ भी है एप्लीकेशन। ठीक है, तो 6 इसके एलिमेंट्स होते हैं, 5 नहीं सॉरी 6 एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा डाउट था मुझे 5 होते हैं या 6 होते हैं, तो 6 होते हैं ये। पहला देखते हैं फोकस, जो फर्स्ट एलिमेंट है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का, वो क्या है, फोकस है। फोकस इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। किसी भी टीचिंग मॉडल का सेंट्रल एस्पेक्ट होता है फोकस। फोकस करना मतलब बहुत ही जरूरी है, टीचर भी फोकस करे, स्टूडेंट भी फोकस करे। फॉर व्हाट द मॉडल स्टैंड्स इज द थीम ऑफ द फोकस। जो मॉडल है वो किस चीज के लिए मतलब आया है, किस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है, उसका इज द थीम ऑफ फोकस। वो चीज जो है फोकस का मेन थीम होता है, मतलब फोकस करना है, किस पे करना है, वो फोकस करना होता है कि मॉडल भाई किस चीज के लिए आया है। दूसरा है ऑल ऑफ द टीचिंग मॉडल्स आर मीन्ड फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इन रिलेशन टू एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर। जो सारे के सारे टीचिंग मॉडल्स हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं कि कुछ स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जा सके या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये गोल मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव और गोल किसके, टीचिंग के। ठीक है, टीचिंग के कुछ स्पेसिफिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, इसलिए ये टीचिंग मॉडल बने हैं। और ये जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव और गोल जो अचीव करने होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं किसके रिलेशन में, इन रिलेशन द एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर। भाई लर्नर कैसे एनवायरमेंट में है, उस एनवायरमेंट के संबंध में जो टीचिंग गोल और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उनको अचीव करने के लिए हमने क्या बनाए हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग बनाए हैं। देयरफॉर objectives of teaching and aspects of environment generally constitute the focus of the model। और इसीलिए क्योंकि
टीचिंग मॉडल किसके लिए हैं? टीचिंग मॉडल है जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं टीचिंग के, उनको प्राप्त करने के लिए। किसके रिलेशन में? लर्नर के एनवायरमेंट के रिलेशन में। तो दो चीजों पर फोकस करना हो गया। किस किस पे? एक तो जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ टीचिंग। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक गोल्स ऑफ टीचिंग भी यहां कह सकते हो आप। एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर या एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर, ठीक है। ये जनरली कंस्टिट्यूट द फोकस ऑफ द मॉडल। ये चीजें मिलकर जो मॉडल का फोकस है उसको बनाती हैं। यानी मॉडल का फोकस कहां पर होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स पे, गोल्स पे और स्टूडेंट के एनवायरमेंट पे। क्लियर हो गई ये बात? दूसरा पॉइंट, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर। भाई सिंटैक्स या स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसका? द टर्म सिंटैक्स और फेसिंग ऑफ द मॉडल। सिंटैक्स, स्ट्रक्चर या इसका एक और टर्म दिया फेसिंग, ठीक है। तीन, फेसिंग, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, तीनों एक ही बात है। द टर्म सिंटैक्स और फेसिंग ऑफ द मॉडल रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल इन एक्शन। एक्शन में जब वो मॉडल लागू किया जाएगा, जब उसको एक तरह से मतलब काम में लाया जाएगा, तो वो किस तरह से फंक्शन करेगा, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कहलाती है सिंटैक्स या स्ट्रक्चर। ईच मॉडल कंसिस्ट्स of several phases and activities which have to be arranged in a specific sequence quite unique to a particular model. जो हर मॉडल है ना, हर एक मॉडल, each model consists of several phases, कई स्टेप्स होते हैं, हर एक मॉडल के अपने अपने कई स्टेप्स होते हैं और कई एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग। ये नहीं कि हर मॉडल की अपनी एक्टिविटीज मतलब कॉमन एक्टिविटीज होती हैं या कॉमन फेजेस होते हैं, नहीं, हर मॉडल के अपने फेजेस, अपने एक्टिविटीज होती हैं which have to be arranged in a specific sequence, जिनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए, quite unique to a particular model, वो हर मॉडल के लिए अपनी खुद की होती हैं। मतलब हर मॉडल के अकॉर्डिंग जो फेजेस और एक्टिविटीज हैं वो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलरली सेट की जानी चाहिए। ये सिंटैक्स में बताया है कि किस तरह से उनको मतलब जब वो एक्शन में आएंगे तो किस तरह से उनका प्रारूप होना चाहिए। द सिंटैक्स हेल्प्स द टीचर टू यूज द मॉडल। जो सिंटैक्स है वही टीचर की मदद करता है कि उसको मॉडल किस तरह से यूज करना है। इट टेल्स हिम हाउ ही शुड बिगिन एंड प्रोसीड फर्दर। ये चीज जो सिंटैक्स है ये टीचर को बताती है कि उसे शुरुआत कहां से करनी है और फिर उसे आगे के जो स्टेप्स हैं वन बाय वन कैसे उनमें बढ़ना है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन में क्या आता है? व्हाइल यूजिंग द मॉडल हाउ शुड ए टीचर रिगार्ड एंड respond to the activities of the students in a concern of the element, is a concern of the element, in नहीं, is a concern of the element। जो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है इसका कंसर्न किससे होता है? इसका कंसर्न होता है कि जिस समय टीचर मॉडल को यूज करेगा तो उस टाइम पे टीचर किस तरह से मतलब रेस्पॉन्ड करता है या किस तरह से उन चीजों को रिगार्ड देता है जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज होती हैं। स्टार्ट कर दिया मॉडल, अब स्टूडेंट उसमें एक्टिविटीज करेंगे, तो उन एक्टिविटीज के प्रति टीचर का कैसा रिएक्शन रहता है, कैसे वो रेस्पॉन्ड करता है, कैसे वो मतलब उन चीजों को रिगार्ड करता है, वो सब चीजें जो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में काउंट होंगी। दीज रेस्पॉन्सेज शुड बी क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड सेलेक्टेड। जो टीचर रेस्पॉन्ड करेगा ये रेस्पॉन्सेज जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होने चाहिए और सेलेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं कि कैसा भी रेस्पॉन्स टीचर दे दे ना, पर्टिकुलर हर मॉडल के अपने होंगे। उसके बाद है एवरी मॉडल थ्रू इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड द टीचर विद पर्टिकुलर एंड यूनिक रूल्स ऑफ थंब बाय विच ट्यून इन द स्टूडेंट एंड select appropriate responses to what the students does। जो हर एक मॉडल है, every model through its principles of reaction provide the teacher with particular and unique rules of thumb। कुछ खास रूल्स ऑफ थंब मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हो कि हैंडी रूल्स हैं
और वही उसको फॉलो करने होते हैं टीचर को, ठीक है। बाय विच ट्यून इन द स्टूडेंट्स, जिनके माध्यम से जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को ट्यून इन करता है, यानी स्टूडेंट्स को एक तरह से सही उसमें लेके आता है, ट्यूनिंग में। एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेज टू व्हाट द स्टूडेंट्स डज, और एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स वो सेलेक्ट करता है किस चीज के प्रति, जो एक्टिविटीज स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन एक्टिविटीज के प्रति। फिर है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या है, द फोर्थ एलिमेंट रेफर्स टू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इन चीजों की डिस्क्रिप्शन को फोर्थ एलिमेंट में लिया गया। सोशल सिस्टम में दो हैं, दोनों में एक क्या है, इंटरेक्टिव रोल्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। पहली क्या है, इंटरेक्टिव रोल्स, कि किस तरह का क्या उनका संबंध है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं टीचर और स्टूडेंट दोनों। फिर है द काइंड्स ऑफ नॉर्म्स दैट आर एनकरेज्ड एंड स्टूडेंट बिहेवियर विच इज रिवार्डेड। किस तरह के मतलब नॉर्म्स बनाए हैं उन्होंने, किस तरह के रूल्स वगैरह बनाए हैं जो एनकरेज किए जाते हैं, मतलब कैसा बिहेवियर स्टूडेंट करता है जो एनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर जो जिसे रिवॉर्ड दिया जाता है वो किस तरह का होता है। एक तो टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्टिव जो रोल है, जो रिलेशनशिप है वो देखनी है, और दूसरा इसमें क्या है कि किस तरह के नॉर्म्स हैं जो एनकरेज किए जाते हैं और किस तरह का स्टूडेंट का बिहेवियर है जिसको रिवॉर्ड दिया जाता है। मॉडल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिगार्ड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड एस्पेक्ट। जो ऊपर ये दोनों एस्पेक्ट मेंशन कर रखे हैं, इन दोनों एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडल जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इन सम मॉडल्स द टीचर इज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटीज आर समवट क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, while in others the students, a few or the whole group occupy the central place। कुछ जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर तो जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज का सेंटर पॉइंट कौन होता है, टीचर, और कुछ में जो स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो थोड़े हों या पूरा ग्रुप हो या कितने भी हों, ठीक है, वो स्टूडेंट्स मेन मतलब सेंटर पॉइंट होते हैं उन एक्टिविटीज का। तो यहां पर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं मॉडल के अकॉर्डिंग। किसी किसी मॉडल की एक्टिविटीज में मतलब टीचर सेंटर पॉइंट होता है, किसी किसी मॉडल की एक्टिविटी में स्टूडेंट सेंटर पॉइंट होता है। तो ये सोशल सिस्टम है कि उसमें किस तरह से मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। फिर है द लीडरशिप रोल ऑफ द टीचर कंप्राइजिंग द लोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर दैट इमर्जेस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम मॉडल टू मॉडल। जो टीचर का रोल है उसमें लीडरशिप का रोल आ गया, या एक तरह से उसकी लोकेशन ऑफ अथॉरिटी, अमाउंट ऑफ कंट्रोल, मतलब कितना वो अथॉरिटेटिव है और किस तरह का वो कंट्रोल करना चाहिए उसको, ये सब चीजें जो उभर कर आती हैं ये सारी की सारी क्या होती है कि हर मॉडल के प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। यानी टीचर का रोल किस हिसाब का रहेगा क्लास में, वो रोल जो है हर मॉडल के अकॉर्डिंग एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता रहता है। सिमिलरली द वे इन विच स्टूडेंट्स बिहेवियर इज रिवार्डेड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम मॉडल टू मॉडल। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है वो किस तरह से रिवॉर्ड दिया जाएगा उसको, ये भी मॉडल टू मॉडल अलग अलग होता है। फिर है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, दिस एलिमेंट ऑफ मॉडल रेफर्स टू एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बियॉन्ड द यूजुअल ह्यूमन स्किल्स और कैपेसिटीज फ्रॉम द टीचर्स एंड दैट फैसिलिटीज और शेड्यूल्स अवेलेबल इन एन ऑर्डिनरी क्लासरूम। क्या होता है कि ये जो एलिमेंट होता है ये किससे रेफर करता है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को रेफर करता है बियॉन्ड द यूजुअल ह्यूमन स्किल्स और कैपेसिटीज फ्रॉम द टीचर्स से। मतलब टीचर्स के अंदर ये क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट देखता है कि टीचर के अंदर जो है जो ऑर्डिनरी ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो ऑर्डिनरी ह्यूमन स्किल्स हैं, जो ऑर्डिनरी ह्यूमन कैपेसिटीज हैं, उनसे भी टीचर को आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक ये नहीं कि जो भी स्किल्स हैं उन्हीं से काम चल रहा है, नहीं, उसको उनसे भी आगे जाना पड़ेगा
और जो फैसिलिटीज और शेड्यूल्स हैं ऑर्डिनरी क्लासरूम के, वो भी टीचर को बदलने होंगे। यानी टीचर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है वो चीजें भी बदलनी पड़ेगी, उनमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जो शेड्यूल्स हैं, भाई मान लीजिए वीक में 5 दिन किसी टीचर की क्लास आती है और हर रोज उसे 1 घंटा मिलता है, तो वीक में उसे 5 घंटे मिले, तो शेड्यूल एक वीक में 5 घंटों का हो गया। उसे उससे भी आगे जाना होगा। ये शेड्यूल उसे 7 घंटे 8 घंटे मतलब बढ़ाना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, चाहे वो अलग टाइम पे क्लास ले या कुछ भी करे, तो कुछ ना कुछ टीचर को जो है करना पड़ेगा। सच टाइप्स ऑफ एडिशनल सपोर्ट may demand some special skills, knowledge and capacity from the teacher, or some special aid material facilities like films, self-instructional system, visit to some place, a flexible schedule and a particular organized climate suiting to the requirements of a particular model. हर particular model की अपनी जो है ना कुछ requirements होती हैं, उन requirements के according टीचर को क्या करना होगा। सपोर्ट सिस्टम में टीचर को कुछ स्पेशल स्किल्स लेने होंगे, नॉलेज कुछ स्पेशल लेनी होगी, उसकी कैपेसिटीज बढ़ानी होंगी उसे। ये सारे के सारे कामों के साथ साथ कुछ स्पेशल एड मटेरियल उसको प्रोवाइड करवाने होंगे, जैसे फिल्म्स हो सकती हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम हो सकता है, वो विजिट करवा सकते हैं किसी प्लेस के ऊपर स्टूडेंट्स को। फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाना होगा, थोड़ा सा मतलब शेड्यूल को भी फ्लेक्सिबल करना होगा, ये नहीं कि जो भी रिजिड शेड्यूल है वही रहेगा। पर्टिकुलर चीजें मतलब जो पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से पर्टिकुलर चीजें जो भी चाहिएंगी वो टीचर को सारी की सारी करनी पड़ेंगी। उसके बाद कहता है द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ए मॉडल contributes towards the success of a model by generating a desirable classroom environment. जो सपोर्ट सिस्टम है मॉडल का वो किस में योगदान देता है, वो मॉडल की कामयाबी में योगदान देता है। यानी मॉडल कामयाब होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। तो जो एक पर्टिकुलर मॉडल को क्लासरूम का जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, टीचर के अंदर जैसी स्किल्स चाहिए, अगर वो सब टीचर अवेलेबल करवा देता है तो मॉडल जो है सक्सेसफुल होगा, नहीं तो मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर है एप्लीकेशन। द लास्ट एलिमेंट ऑफ मॉडल डिस्क्राइब्स इट्स एप्लीकेशन एस्पेक्ट। भाई किस तरह से ये लागू होता है। Some models are meant for short lessons, some for large and some for both. कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो शॉर्ट लेसन्स के लिए होते हैं, कुछ बड़े लेसन्स के लिए होते हैं और कुछ दोनों तरह के लेसन्स के लिए होते हैं। They also differ in terms of the goal achievements. जो गोल अचीवमेंट है उसमें भी मॉडल जो है वो अलग अलग होते हैं। कॉग्निटिव होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं और अफेक्टिव होते हैं। 3 तरह के मॉडल बताए। कॉग्निटिव हो गए एक तरह से क्रियात्मक, ठीक है। कॉग्निटिव हो गए आपके वो संज्ञानात्मक, बौद्धिक जिसे कहते हैं, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड। और अफेक्टिव यानी प्रभावात्मक। एंड सब्सिक्वेंटली प्रूव सुटेबल फॉर वन और द अदर टाइप ऑफ टीचिंग। और ये मतलब बाद में जो है मॉडल इसके लिए हो सकता है सुटेबल, इसके लिए हो सकता है या इसके लिए हो सकता है, मतलब तीनों में से किसी ना किसी एक चीज के लिए मॉडल जो है वो सुटेबल होगा। Therefore, each model, through its element of application context, tries to describe the feasibility of its use in varying context, achieving specific educational goals and demanding specific work environment. इसलिए हर एक मॉडल जो है वो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के, उनके अकॉर्डिंग जो इसकी फिजिबिलिटी होती है, जो एक तरह से इसके होने की जो संभावना होती है, मॉडल के होने की संभावना, मतलब उस चीज को डिस्क्राइब करता है कि ऑफ इट्स यूज इन वेरिंग कंटेक्स्ट, कि किस कंटेक्स्ट में इसका यूज किया गया है, अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, और वहां पर स्पेसिफिक गोल्स ये अचीव करता है, एंड डिमांडिंग स्पेसिफिक वर्क एनवायरनमेंट, और वहां पर ये स्पेसिफिक वर्क एनवायरनमेंट भी मॉडल को चाहिए होता है। ये इसकी एप्लीकेशन का सिस्टम है। टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अब टाइप्स हैं
तो टाइप्स इसकी 4 इन्होंने दी हैं, ठीक है। देखिए 4 टाइप्स दी हैं, कौन सी हैं। जॉयस एंड वेल 1997 हैव आइडेंटिफाइड 24 मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टोटल कितने? 24 मॉडल्स ऑफ टीचिंग विच आर क्लासिफाइड इनटू 4 फैमिलीज, जिनको 4 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया। 24 को 4 में डिवाइड कर दिया। इसमें पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा है पर्सनल मॉडल, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स और चौथा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स, ठीक है। इन 4 फैमिलीज में इन्होंने 24 को डिवाइड कर दिया। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली होती है उसके अंदर कौन से मॉडल्स आते हैं वो देखिए। दिस फैमिली ऑफ मॉडल्स एम्स एट फोस्टरिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी इन द लर्नर्स। ये जो मॉडल्स की जो फैमिली होती है ये क्या करती है? ये एक तरह से फोस्टर करती है, बढ़ावा देती है किस चीज को? जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी है ना लर्नर्स के अंदर, मतलब किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट प्रोसेस करते हैं, उस चीज को ये बढ़ावा देती है। दीज मॉडल्स हेल्प द लर्नर्स टू सीक एंड मास्टर इंफॉर्मेशन। ये मॉडल किस में मदद करते हैं? इंफॉर्मेशन ढूंढने में और उसके ऊपर मास्टरी करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको बनाने में, और फिर उसके बाद जो हाइपोथेसिस होते हैं उनके, उन हाइपोथेसिस को एक तरह से जांचने में, जो परिकल्पनाएं इंफॉर्मेशन से निकल कर आती हैं उनको जांचने में ये मॉडल जो है मदद करते हैं स्टूडेंट की। फिर है द पर्सनल फैमिली। दिस फैमिली ऑफ मॉडल्स स्ट्रेसेस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, उसके ऊपर ये जो है फोकस करते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड, और खुद की डेवलपमेंट के ऊपर, यानी पर्सनल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड। दे आर मोस्ट कंसर्न्ड विद ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये किससे हैं? फीलिंग्स एंड इमोशंस से। एंड ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग सेल्फ। मतलब खुद से उलझी हुई जो सेल्फ है उसी की डेवलपमेंट में ये कोशिश करते हैं कि उस चीज की डेवलपमेंट हो। इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग सेल्फ की डेवलपमेंट में ये एक तरह से ट्राई करते हैं। यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी, और यहां फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। तीसरा है सोशल फैमिली। सोशल फैमिली के जो मॉडल्स होते हैं, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर वर्दी सिटीजन्स। भाई एजुकेशन का एक मेन एम होता है कि वर्दी सिटीजन्स वो बना दे। दीज मॉडल्स स्ट्राइव टू एनहेंस पर्सनल एंड सोशल लाइफ। देखिए जो पर्सनल फैमिली है उसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस, इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग सेल्फ, इनकी डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है। फिर है जो सोशल फैमिली है उसमें पर्सनल और सोशल लाइफ को एनहेंस करने की बात की जाती है, सो दैट ए डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर प्रिवेल्स इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर है वो चलता रहे। दीज मॉडल्स कंबाइन लर्निंग एंड सोशल लिविंग। किन दो चीजों को कंबाइन करते हैं? लर्निंग और सोशल लिविंग को। फिर है बिहेवियरल सिस्टम फैमिली। दीज मॉडल्स एम्फसाइज चेंजिंग external behavior of learners in terms of visible behavior rather than their underlined behavior। ये जो बिहेवियरल सिस्टम वाली फैमिली है इसमें क्या होता है, जो विजिबल बिहेवियर होता है उसके अंदर ये चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है, अंदरूनी जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान से मतलब नोट कर लें। इंफॉर्मेशन वाले में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी के ऊपर फोकस होता है, पर्सनल में फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर और इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग सेल्फ के ऊपर फोकस होता है। सोशल वाले में यहां पर फीलिंग्स एंड इमोशंस थे, लेकिन सोशल में पर्सनल और सोशल लाइफ को एनहेंस किया जाता है और लर्निंग और सोशल लिविंग को मिला दिया जाता है। बिहेवियरल वाले में जो आउटसाइड का बिहेवियर है
वो स्टूडेंट का एनहेंस किया जाता है, उसको एक तरह से मॉडिफाई किया जाता है, जो इनसाइड अंडरलाइंड जो बिहेवियर है, अंदरूनी जो बिहेवियर है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। These are described in the following paragraphs. अब नीचे इनको डिस्क्राइब किया गया, इन्हीं मतलब चारों को, वो देखिए कैसे। हाँ, जो 24 थे वो आपको इस तरह याद भी करने होंगे। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके अंदर कितने आते हैं, उसके अंदर आ गए आपके 7। सोशल इंटरेक्शन के अंदर 3 और 4 7, 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 7। और फिर सोशल के अंदर 8 और 7 15 और 6, और इसमें आए 3, ठीक है। तो बिहेवियरल में 6, जो इंफॉर्मेशन वाला है उसमें, इंफॉर्मेशन वाले में 7, फिर आपका है सोशल वाले में 8, फिर है आपका बिहेवियरल ये वाला, ठीक है, इसमें आए आपके 6, और फिर पर्सनल में आए आपके 3। तो 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 24, इस तरह से होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको देखो याद करने होंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपको ये रटने ही रटने होंगे। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पर्सनल मॉडल में, मान लीजिए पर्सनल मॉडल में ये 2 तो हमें दे दिए, ये तीनों ये दे दिए और एक ये दे दिया, तो इनमें से कौन सा पर्सनल जो मॉडल है उसका हिस्सा नहीं है, ये इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, द मॉडल्स ऑफ दिस फैमिली शेयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द वेज ऑफ इंप्रूविंग देयर एबिलिटी टू मास्टर इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरह से प्रोसेस करना होता है और किस तरह से उसके ऊपर मास्टरी हासिल करनी होती है, ये इस मॉडल का फोकस पॉइंट रहता है। Some information processing models are concerned with the ability of the learner to solve problems and thus emphasize productive thinking. कुछ जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के जो मॉडल्स हैं उनका जो फोकस पॉइंट रहता है वो किसके ऊपर रहता है, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी किस एबिलिटी पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी के ऊपर फोकस रहता है। और इस तरह से ये किस चीज को एम्फसाइज करती हैं, प्रोडक्टिव थिंकिंग को। यानी जब स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लायक हो जाता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है, तो वो प्रोडक्टिव थिंकिंग भी उस स्टूडेंट की हो जाएगी। अदर्स आर कंसर्न्ड विद जर्नल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। दूसरे जो हैं वो जर्नल जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, जो जर्नल बौद्धिक योग्यता होती है, उससे रिलेटेड होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मॉडल्स एम्फसाइजेस concepts and information development from the academic disciplines। जो academic disciplines होते हैं, यानी जो academics में जो जो चीजें उनकी लगी हुई होती हैं, उन्हीं चीजों से उनको ये सब मतलब सीखना होता है कि क्या क्या concepts और information development, ठीक है, किससे, academic discipline से। These models are concerned with social relationship and development of integrated and functional self। ये जो मॉडल्स होते हैं किससे कंसर्न्ड होते हैं, सोशल रिलेशनशिप और डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड फंक्शनल सेल्फ। जो इंटीग्रेटेड फंक्शनल सेल्फ है उससे ये रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर है द रूट हाउएवर इज थ्रू इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जो रूट होता है वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के माध्यम से इनका चलता है, यानी ये किस तरह से काम करेंगे, वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे बेस्ड होंगे। 7 मॉडल्स ऑफ टीचिंग हैव बीन ग्रुप्ड अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसके अंडर कितने रखे हैं, 7 मॉडल रखे हैं। ईच हैज ए डिस्टिंक्ट गोल। हर एक का अलग अलग अपना गोल होता है। बिलो गिवन टेबल
मेंशन ऑल मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली विद देयर प्रोफाउंडर एंड गोल। नीचे एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर जो है ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के जो मॉडल्स हैं वो सातों मॉडल्स दे रखे हैं, उनके प्रोफाउंडर दे रखे हैं, किन्होंने मतलब उनको एक तरह से स्थापित किया, किन्होंने उनकी वकालत की, और उनके गोल क्या क्या हैं वो दे रखे हैं नेक्स्ट टेबल में। चलिए देखते हैं। पहला है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, रिचर्ड सचमैन ने, डिजाइन प्राइमरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव मेंटल प्रोसेस एंड एकेडमिक रीजनिंग। क्या? इंडक्टिव मेंटल प्रोसेस एंड एकेडमिक रीजनिंग। दूसरा है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, ये दिया हेल्डा ताबा ने, डिजाइंड प्राइमरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव मेंटल प्रोसेस एंड एकेडमिक रीजनिंग। ठीक है, दोनों का लगभग सेम है। इंक्वायरी मॉडल और इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल का गोल जो है दोनों का एक जैसा है। ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जोरेम ब्रनर ने, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल तीसरा, ये किसके लिए डिजाइन किया गया था? प्राइमरली इंडक्टिव रीजनिंग के लिए। इंडक्टिव मेंटल प्रोसेस एकेडमिक रीजनिंग, इंडक्टिव मेंटल प्रोसेस एकेडमिक रीजनिंग, लेकिन ये इंडक्टिव रीजनिंग के लिए, बट ऑल्सो फॉर कंसेप्ट मॉडल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस, ऑल्सो फॉर कंसेप्ट मॉडल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस, यानी कंसेप्ट्स के डेवलपमेंट और एनालिसिस के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। फिर है कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल, जेन पियाजे, इरविन सीगल। कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल डिजाइन टू इंक्रीज जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, especially logical reasoning, but can be applied to social and moral development. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, जो बौद्धिक डेवलपमेंट है उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग इसमें खास तौर से देखी जाती है, लेकिन इसको सोशल और मोरल डेवलपमेंट के लिए भी, लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ सोशल और मोरल डेवलपमेंट के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। फिफ्थ जो मॉडल है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया डेविड ऑस्बल ने, डिजाइन्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट्स को मिलती है उसको अच्छे से वो प्रोसेस कर सके। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और एब्जॉर्ब इन रिलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज, या जो भी रिलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जैसा भी सब्जेक्ट है, जैसे भी चीजें हैं, उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना, उसमें पूरी तरह से घुस जाना, उस चीज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये डिजाइन किया गया है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। सिक्स्थ जो है वो है साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल, जोसेफ जे स्क्वाब। जोसेफ जे स्क्वाब, ये डिजाइन किया गया था जो रिसर्च सिस्टम है किसी भी डिसिप्लिन का, उसको टीच करने के लिए। किसके लिए? रिसर्च सिस्टम को टीच करने के लिए। ठीक है, ये मोस्टली साइंस और मैथ्स में ही यूज होता है। फिर है मेमोरी मॉडल, जेरी लुकस। मेमोरी मॉडल किसके लिए डिजाइन किया गया है? इंक्रीज द कैपेसिटी टू मेमोराइज, जो याद करने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इस मॉडल को यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इसको कहते हैं CAM, जोरेम एस ब्रनर। तो चलिए, मेरे ख्याल से नियर अबाउट 1 घंटे का वीडियो हो गया, ये काफी लंबा हो जाएगा। जो ये सातों मॉडल्स हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।